लास्ट क्लास में हमने कैथोड रेज को डिटेल से डिस्कस कर लिया था और कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था। अब इन प्रॉपर्टीज में से एक या दो प्रॉपर्टीज जो रहती हैं उनको मैं बता देता हूं आपको। हमने जो डिस्कस किया था, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। जब हम इसके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो ये डेविएट हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो ये डेविएट हो जाती हैं, कोई व्हील रख देते हैं तो ये व्हील को रोटेट कर देती हैं, कोई फॉयल रख देते हैं तो फॉयल हीट अप हो जाती है, मैकेनिकल इफेक्ट प्रूव होता है। कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर एक शेडो बन जाती है, तो स्ट्रेट लाइन का पता चल जाता है कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन को आपको आंसर करने होंगे कि प्रूव करो। मान लो क्वेश्चन आ गया आपको कि प्रूव दैट कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो आपको बताना होगा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बीच में रख देते हैं और पीछे उसके जिंक सल्फाइड की प्लेट रखते हैं तो उसकी शेडो नजर आती है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपको प्रूव करना होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं तो मैकेनिकल इफेक्ट शो करने में व्हील वाला जो एक एक्सपेरिमेंट था वो आपको बताना पड़ेगा। फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अब इसमें एक जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ई बाई एम रेशो चेक किया गया था। अब ये इसकी कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बड़ी डिटेल्ड कैलकुलेशन है। ये ई बाई एम जो कैलकुलेट किया था जस्ट इसका एक्सपेरिमेंटेशन है कि उसने किया क्या था। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक कैथोड स्केच है, जस्ट ये वो ट्यूब तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, जो एक्चुअल ट्यूब अभी भी रखी हुई है। ये इतनी कैथोड रे ट्यूब, यहां पर कैथोड एंड एनोड, हाई वोल्टेज यहां पर हमने किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट, आयोनाइजेशन हुआ गैस का, आयोनाइजेशन होने पर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये चल पड़ी, मोमेंटम आ गया। तो क्या किया थॉमसन ने कि इसमें होल्स कर दिए। तो ये जब एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही हैं ट्यूब, ट्यूब से रेज, ट्यूब के अंदर क्लोज्ड है ये, बिल्कुल वैक्यूम्ड, मतलब बहुत कम प्रेशर इस पर है। जो आयनाइज हुई उसमें कैटायन बन गए, इलेक्ट्रॉन बन गए, इलेक्ट्रॉन रन करना शुरू कर गए। उसने जब इसमें एनोड में होल कर दिया तो ये पार निकल गई। अब इमेजिन करो कि यहां ना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये सीधी चली जाएगी, मींस बी पॉइंट पर जाकर के कोलाइड करेगी। क्या किया उसने? कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखी, तो ये सीधी जाकर के बी पर कोलाइड की। दूसरी बार उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट एक हो गया पूरा, ये हो गया नंबर 1 एक्सपेरिमेंट। सेकेंड टाइम उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखा, ये मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं रखा, इमेजिन करो कि ये नहीं है, उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट। जब ये रेज यहां से ट्रेवल कर गई, ट्रेवल करने के बाद इस पॉजिटिव प्लेट से इंटरेक्टेड होगी। एक फिजिक्स का रूल ये है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। यही वाला रूल यहां अप्लाई होता है। जब ये एक बीम कैथोड रेज का ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गया ये, और ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जब ये कोलाइड किया तो कोलाइड करने के बाद चमक ए पोर्शन पर आई, यहां पर चमक पैदा हुई, फिर उसने इसको 0 कर दिया तो फिर बी पर आ गई। इसका मतलब है डेविएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ होना क्या इंडिकेट करता है कि इस बीम पर, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि ये तो प्लेट हमें पता है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ना इस बीम का, इस रे का, कैथोड रे का इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई है।
तो ये एक एक्सपेरिमेंट उसने किया, थॉमसन ने। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसके बाद उसने इस पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कम ज्यादा किया। 0 किया तो बी पर, मैग्नेटिक फील्ड है नहीं अभी, ये सोच करके रखना, ये मैग्नेट इसमें पिक्चर में है, लेकिन आप इमेजिन करो कि ये अभी हमने क्रॉस कर दिया, ये है नहीं। तो यहां अगर इलेक्ट्रिक चार्ज 0 रखा तो ये बी पर आई, थोड़ा सा किया इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएशन कम हुआ, यहां पर आकर के कोलाइड किया। फिर उसने इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाया, बढ़ाने पर यहां पर कोलाइड किया, ये बीम इधर कोलाइड किया। कैसे पता चला, चमक पैदा हुई यहां, फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड की है ये। फिर उसने इस पॉजिटिव को और बढ़ा दिया, और बढ़ाने पर यहां पर आया ये चमक, और बढ़ा दिया और इधर आया, और बढ़ाया यहां आया, और बढ़ाया यहां। मींस ये इलेक्ट्रॉन बीम का डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इस पॉजिटिव चार्ज के। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डेविएशन, यानी ये डिस्टेंस बी एंड ए का बढ़ता चला गया। ये डिस्टेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा था, इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि हम कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं इस प्लेट पर। डेफिनेटली नेगेटिव भी, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रही उतना ज्यादा ये गैप होता चला गया, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, यानी अट्रैक्शन उतना ज्यादा हो गया। एक बात तो उसने ये चेक की। दूसरी बात, अब ये दो एक्सपेरिमेंट हो गए। दो एक्सपेरिमेंट क्या, एक बिना किसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, जब उसने चेक किया तो बी पॉइंट पर यहां चमक पैदा हुई। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं रखा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो ए पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस ए एंड बी का इस पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा डेविएशन। तीसरी बार क्या किया उसने, थर्ड टाइम क्या किया, तीसरा एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने इस बार मैग्नेटिक फील्ड रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा। उसने ये जो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनको कर दिया 0, हटा दिया, या इसका स्विच ऑफ कर दिया सो कॉल्ड, और रखा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब इसने रखा तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर रखा। परपेंडिकुलर किस तरह से, ये डेविएशन हो रहा है। एक रूल होता है, राइट हैंड रूल, या तो पढ़ लिया होगा आपने या पढ़ोगे, कि जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो एक फोर्स अप्लाई होती है। कोई चार्ज है ये, मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेट का जहां जहां तक प्रभाव होता है, ये कोई मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है इस पर, एक साउथ पोल है, ये अपनी कोई फील्ड क्रिएट करते हैं। जहां जहां तक इनका इफेक्ट रहता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, वीक की वीक हो जाएगी। तो एक रूल होता है फिजिक्स का कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है, उससे पास होता है किसी वेलोसिटी से, तो उस पर एक फोर्स लगती है। ये जितने दुनिया में मोटर वर्क करते हैं ना, बिजली पास करते हैं तो मोटर घूम जाता है, ये पानी वाला मोटर, कार में जो मोटर लगे होते हैं और बहुत सारी चीजें इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने मैग्नेटिक फील्ड में, वो इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिक वायर में पास होती है तो कॉइल होती है अंदर, वो उसे घुमा देता है, फोर्स वर्क करती है। ये उसकी बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है जब ये एक चार्ज पार्टिकल है।
मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये इसमें ट्रेवल कर रही है तो ये डेविएट हो जाएगा, और डेविएशन का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ये फिजिक्स से रिलेटेड चीज है, आप इसमें कोई यहां पर हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। ये राइट हैंड एक रूल कहलाता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी डायरेक्शन में चलता है और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड रहती है, तो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होती है। ये यहाँ फोर्स अप्लाई होगी, तो ये तो ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवल करते करते ये इधर डेविएट हो जाएगा, ट्रेवल करते करते ये इधर डेविएट हो जाएगा। तो सी पार्ट जो आया ये इस वजह से आया कि यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डेविएट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में हम नहीं कह सकते कि ये नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ डेविएट होंगे। नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर डेविएशन आएगा, और ये परपेंडिकुलर डेविएशन क्योंकि इसे वेलोसिटी मिली हुई है, इसने डेविएट फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो फोर्स लग गई तो ये नीचे जा करके यहां डिटेक्ट होगा पार्टिकल। अगेन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा ये डिस्टेंस आएगा। ये डिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करेगा? इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये मैग्नेट हमने कितना स्ट्रॉन्ग ले रखा है। इसकी पावर चेंज करते चले गए, ये डिस्टेंस बढ़ता चला गया, पावर बढ़ा दी, डिस्टेंस बढ़ गया, सी और दूर आ जाएगा, और दूर आ जाएगा, पावर बढ़ा दी, पावर बहुत कम रखी इस मैग्नेट की तो सी यहां आया। तो सी बी ए 3 पॉइंट उसको मिले, और ये 3 पॉइंट इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आ रही है। अब एक बार उसने चौथा और एक्सपेरिमेंट किया, 4 हो गए, 3 हो गए बिना किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन ए पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन सी पॉइंट पर। अब उसने क्या किया, दोनों ऑन कर दिए, मैग्नेट भी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब ये पार्टिकल यहां ट्रेवल कर रहा है, यहां ट्रेवल करते करते जब ये यहां पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींचा इसको ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ने खींचा इसको नीचे। डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अब ये ट्रेवल करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम हुई तो ये थोड़ा सा इधर को चला जाएगा। और अगर हमने ट्यूनिंग करके इन दोनों को ऐसे बैलेंस कर लिया तो ये बी पर भी आ सकता है। यानी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मिलकर के एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रही हैं। जब ये देखो, दोबारा से देखो, ये लास्ट वाला 4th एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं, उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को ऑन कर दिया। ये पार्टिकल आया, ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ तो इधर अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इधर अट्रैक्ट होगा, इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो ये पार्टिकल जाते जाते इधर आएगा या इधर आएगा, इन दोनों के नेट रिजल्टेंट पर डिपेंड करेगा। अगर ये एग्जैक्टली दोनों फोर्सेस बराबर हैं, जितनी इधर है एग्जैक्टली उतनी इधर है, तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, यानी बी पर आएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी ज्यादा है, मैग्नेट कम है, तो ये डेविएशन थोड़ा कर जाएगा, हल्का डेविएशन। तो ये 4th एक्सपेरिमेंट उसने किया। इन चारों एक्सपेरिमेंट को नेट मिला करके उसने कुछ कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करके चार्ज एंड मास का रेशो कैलकुलेट किया। क्योंकि ये डेविएशन जितना भी हो रहा था, ये डेविएशन इस चार्ज पर डिपेंड कर रहा था, इस मैग्नेट पर डिपेंड कर रहा था, और ये डेविएशन इसके मास पर भी डिपेंड करेगा। ये जो आ रहा है पार्टिकल, भाई जब भी कोई एक पार्टिकल ट्रेवल करता है, उस पार्टिकल को कोई यहां चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो पार्टिकल का मास अगर बहुत ज्यादा है, मान लो 1 किलोग्राम है, तो इस पे कम इफेक्ट पड़ेगा ना। लेकिन अगर मास कम है तो इस पर फिर ज्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो कम इफेक्ट पड़ना, ज्यादा इफेक्ट पड़ना पार्टिकल के मास पर भी डिपेंड करता है।
ये जो डेविएशन का गैप है ये चार्ज पर डिपेंड कर रहा था, इन चार्जेस पर भी डिपेंड कर रहा था जो हमारे हाथ में है, वेरिएबल है। इस चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा था जो हमारे हाथ में नहीं है, वेरिएबल नहीं है। इसके मास पर भी डिपेंड कर रहा था जो हमारे हाथ में नहीं है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स है। ये जो बीम आ रहा है इसका मास पार्टिकल का फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है। ये जो आ रहे हैं पार्टिकल इसका चार्ज फिक्स है, यही तो चेंज कर पा रहे हैं हम। ये चेंज करने से डेविएशन ले लिए। उसने जो भी कुछ किया होगा वो आपकी अप्रोच से बाहर है कि किस तरह से किया, लेकिन इन दो कांस्टेंट का E बाई एम का रेशो कैलकुलेट किया। ये E बाई एम का जो रेशो कैलकुलेट किया गया ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी, और ये इन 4 एक्सपेरिमेंट से इसने रिजल्ट निकाला। कौन से 4 एक्सपेरिमेंट? बिना किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से, एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड से, इन सबको इकट्ठे करने के बाद जो डेविएशन नेट रिजल्टेंट वाला आया उसको चेक करके फिर उसने E बाई एम वैल्यू आप चार्ज की याद रखनी चाहिए। लेकिन E बाई एम रेशो ऐसा नहीं है कि आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताया, इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज मास रेशो पता चल गया। फिर इसके बाद इसने इसको आगे प्रोसीड किया। देखो ये जो सारी बात मैंने डिस्कस की है, ये सारी बात अब आप कंसीडर कर सकते हो। ये सब थॉमसन ने E बाई एम रेशो चेक करने के लिए किया था। अब कैथोड रेज वही सारी बातें होंगी यहां रिटर्न में जो मैंने आपको बताई है। ही यूज कैथोड रेज ट्यूब अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यही बात मैंने आपको समझाई। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर रखी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, किस लिए? अगर ये एक ही साइड रख देता जहां पर उसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट रखी, वहीं पर मैग्नेट रख देता, मान लो यहां मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल रख देता, तो फिर इस प्लेट पर यहां डेविएशन ऐसे होने की जगह ऐसे डेविएशन होता, तो गड़बड़ हो जाती। तो मेजरमेंट तो उसको सीधे सीधे लेना था। दोनों का नेट रिजल्टेंट फिर 0 आने के चांस इस पॉइंट पर नहीं थे जो हमने पॉइंट बी लिया था। वहां पर तो ये तब आएगा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम इन दोनों को रखेंगे। ये वही वाली बात होगी ना जो अभी आपको डिस्कस की है। ये परपेंडिकुलर, ये समझो कि परपेंडिकुलर रखने का मतलब क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट ये है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ये तीसरा एक एक्सेस है जो हमारे पास कैथोड रे आ रही है, यहां ट्रेवल करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, राइट हैंड रूल। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। बस ये बात आपके सीखने की है। और फर्दर क्या किया, इससे अंदाजा उसने क्या लगाया, इसके डेविएशन का मैग्नीट्यूड देखा, अमाउंट ऑफ डेविएशन। अमाउंट ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है? ये जो हम ए एंड बी का डिस्टेंस देख रहे हैं ये ज्यादा है या कम है? ये बी एंड सी का जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये ज्यादा है या कम है? इस डिस्टेंस की बात हो रही है। किन बातों पर ये डिपेंड करता है? बहुत सारी, 3 बातों पर मेनली ये डिपेंड करता है। चार्ज कितना है, पार्टिकल जो आ रहा है उस पर चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा डेविएट होगा, कम होगा तो कम डेविएट होगा। लेकिन पार्टिकल पर जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? जो प्लेट बाहर हमने रखी हुई है वो वेरी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा।
उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होना चाहिए। मास ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम डेविएशन होगा। हैवी पार्टिकल तो मोमेंटम ज्यादा रखेंगे, हल्के पार्टिकल जल्दी डेविएट हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, आप इमेजिन करो एक बड़ी हैवी लोहे की बॉल फेंकते हो इसके पास, तो ये बहुत मुश्किल से डेविएट होगी, हैवी है। और बड़ी हल्की हॉलो एक बॉल है, बिल्कुल लाइट है, उसको फेंकते हो तो उसमें मोमेंटम कम होगा, m मल्टीप्लाइड बाई v। वेलोसिटी सेम रखी तो मास जब ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा तेजी से निकल जाएगी। मास अगर कम होगा तो मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा। दूसरी किस बात पर डिपेंड करता है ये डेविएशन, यानी बी एंड सी का जो डिस्टेंस है, बी एंड सी के डिस्टेंस की बात एंड बी एंड ए के डिस्टेंस की बात हो रही है। ये किस बात पर डिपेंड करता है? पार्टिकल के मास पर। जितना लाइट होगा पार्टिकल उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, यानी बी एंड ए का डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, आसानी से ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक और चीज है जो हमारे हाथ में है चेंज करना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा रखेंगे डेविएशन उतना ज्यादा होगा। बी एंड ए के बीच का अंतर, बी एंड सी के बीच का अंतर, बी एंड सी भी देख लो क्या है, फिर याद दिला रहा हूं। बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस, बी एंड ए के बीच का डिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन पर डिपेंड करेगा। ये तीन बातें हैं जिन पर ये डिपेंड करता है। और हमने किस तरह से इसे इमेजिन किया कि हम बिना किसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेट जाने देते हैं पार्टिकल को, फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, फिर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, फिर दोनों इकट्ठी लगाते हैं। दोनों इकट्ठी लगा करके ऐसे ट्यूनिंग एडजस्ट की कि वो पॉइंट सेंटर पॉइंट पर यानी बी पर ही आकर के कोलाइड करे, बी पर आकर के कोलाइड करेगा। वहां से, इस वैल्यू से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की उसने कैलकुलेट किया कि चार्जेस एंड मास का इन पार्टिकल पर रेशो क्या आएगा, E बाई एम रेशो इन डिस्टेंसेस से उसने कैलकुलेट किया। ये जो बी एंड सी का, बी एंड ए का डिस्टेंस आया, वेरी करा किया, ये यहां से उसने E बाई एम का रेशो कैलकुलेट किया। यही बात मैंने आपको देखो क्लास में डिस्कस की अभी थोड़ी देर पहले। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ए पर पहुंचा, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो सी पर आया। दोनों इकट्ठे केयरफुली अप्लाई की, ऐसे बैलेंस करके कि वो बिल्कुल बी पर आए, नाप तोल करके, यानी बी एंड ए को ऐसे एडजस्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया कि वो बिल्कुल बिना किसी डेविएशन के सीधा पार्टिकल चला जाए। और इससे E बाई एम रेशो की वही वैल्यू जो हमने पहले लिखी थी 1.7 इंटू 10 टू द रेज 11 कूलम पर किलोग्राम, जहां अभी मैंने करेक्शन कराया था कि E बाई एम रेशो पर केजी होना चाहिए, सिर्फ वहां पर कूलम गलत प्रिंट हुआ हुआ था। तो E बाई एम रेशो जो हो जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द रेज 11 कूलम पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में ये रेशो होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद फर्दर मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद चार्ज निकाल लिया था, तब इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया। E बाई एम तो इस मेथड से पता चला, रेशो पता चला था, सिर्फ अकेला E नहीं पता चला था, अकेला M नहीं पता चला था। इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ रेशो पता चला था।
तो अच्छा, कूलम किसे कहते हैं? कूलम एक ऐसा ही यूनिट है चार्ज की। कूलम क्या होता है? केजी तो पता ही है आपको, कि हमारे पास वो जो रॉड रखी है एक पेरिस में, तो उसका मान रखा है हमने कि मास 1 केजी है। ऐसा यूनिट शुरू में पढ़ रखी है। ऐसे ही कूलम भी एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। उसकी यूनिट कूलम हो जाएगी चार्ज की। तो कूलम क्या होता है? कूलम इनफैक्ट एक चार्ज की वो यूनिट है जो हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं 1 एम्पियर की। इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से पास की, 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकेंड के लिए अगर पास की मैंने, तो जो चार्ज यहां पर ट्रांसफर होगा वो 1 कूलम होगा, 1 C। 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकेंड तक अगर किसी वायर से पास करते हो, तब वो 1 कूलम चार्ज के बराबर होती है। ये सब आपको डिटेल में फिजिक्स में पता होनी चाहिए। ये यहाँ क्योंकि काम नहीं चलता हमारा, इसलिए बतानी पड़ती हैं सारी चीजें, फंडामेंटल्स चीजें रिलेट करके मुझे बतानी पड़ती। क्या चीज है कूलम? ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट की नहीं, चार्ज की। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक पास होता है, तब हम उसको 1 कूलम बोल रहे होते हैं। ये बड़ी एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको। तो कूलम पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम में अगर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन ले लें हम, तो उनका जो चार्ज आएगा, यानी E/m जो आएगा, वो 1.7 इंटू 10⁻11 है। ये आपको ध्यान रखनी है बात। एक तो बात ये हो गई। अब एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट पैरेलल किया गया, वो मिलिकन का एक्सपेरिमेंट था। वो तो यहाँ पर आपके इसमें नहीं है 11th क्लास के सिलेबस में, लेकिन मैं ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ कि क्या किया था उसने, ताकि दिमाग में ये ना रहे कि किया कैसे। इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जो थॉमसन के बाद किया था इसने, मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने। ये 1906 से लेकर के 14 के बीच में, और ये जो थॉमसन ने किया था ये बिल्कुल 1900 या उससे 1 साल पहले, 1899 के आसपास ये सारा वर्क किया था, और कई साल लगे थे इन्हें करने में। इसने क्या किया, इस बॉक्स को समझो, इसका क्रॉस सेक्शन है ये बॉक्स का। यहां एक ये ऑयल है, और ये एक पंप है, एयर से ये स्प्रे होता है, जैसे वो होती है हमारी स्प्रेइंग बॉटल होती है, आप ऐसे समझ लो। स्प्रेइंग बॉटल होती है ना, वो कोलिन वाली जैसी आती है। तो आप बहुत फाइन लेवल की समझ लो, बहुत बारीक स्प्रे जिससे होता है। तो उसने इसमें ऑयल भरा, ऑयल भरने के बाद स्प्रे किया। स्प्रे में ऑयल की ड्रॉप्स थी, बहुत बारीक ड्रॉप्स थी। यहां एक बहुत छोटा सा उसने होल किया, पिन होल, बहुत बिल्कुल एक पिन जैसा, ताकि कम से कम ऑयल की ड्रॉप्स नीचे आ सकें, बाकी सारी रुक जाएं यहां। ये उसने एक शीट लगा दी इधर। इस शीट में यहां
जो होल किया उससे ऑयल की ये बहुत छोटी छोटी बारीक ड्रॉप नीचे जा रही थी, नीचे जाना शुरू हो गई। यहां पर उसने बहुत हैवी एक लेंस लगाकर इन ड्रॉप्स को बड़ा करके देखना शुरू किया। बहुत छोटे छोटे ड्रॉप उसे ऐसे नजर आने लगे जैसे गुब्बारे जो उड़ के जा रहे हो नीचे की तरफ को। ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप उसने लगाया। अब उसने एडिशनली क्या किया, नीचे एक और प्लेट लगाई और इनको टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और यहां नेगेटिव टर्मिनल। साथ के साथ उसने क्या किया, एक दूसरे डिफरेंट होल के जरिए उसने एक्स रेज, या आप इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज मान लो, कैथोड रेज को यहां जाने दिया। ये जो ऑयल की ड्रॉप्स आ रही थी ऊपर से नीचे, उसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए। अब ये ड्रॉप्स चार्ज हो गई, इन पर चार्ज आ गया। कितना चार्ज आएगा, जितने पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा और जितने पार्टिकल एब्जॉर्ब होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन। मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है और 10 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए इसमें, तो 10 ई चार्ज आएगा एक पर। दूसरी ड्रॉप पर 15 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो 15 ई चार्ज आएगा। तो इन पर चार्ज अपीयर हो गया। अब इन पर जो चार्ज आया वो इनके नंबर का मल्टीपल रहेगा। नंबर का ज्यादा चार्ज कब आएगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे। कम चार्ज कब आएगा, जब कम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे। अब उसने क्या किया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट को ऑन कर दिया। ग्रेविटी क्या कहती है कि ये पार्टिकल बहुत छोटा है, ये जो नीचे धीरे 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 नीचे आ जाए, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएंगे। लेकिन जब चार्ज उसने क्रिएट कर दिए तो चार्ज क्या बोलेगा, इसको वापस, क्योंकि इस पर तो नेगेटिव आ गया ना, ड्रॉप पर नेगेटिव आ गया, तो चार्ज इसे वापस ऊपर खींचेगा। अब उसने टेलीस्कोप से देखा और ऐसे बैलेंस किया इन ड्रॉप्स को कि ये बिल्कुल सस्पेंडेड रह गई, ना ऊपर ना नीचे। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, चार्ज पॉजिटिव ऊपर खींच रहा है। बैलेंस करके यहां चार्ज को उसने चेक किया कि कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से ये रुकी। एक ड्रॉप को किया, दूसरी को किया, तीसरी को, हजारों को उसने अलग 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 कैलकुलेशन की। हर ड्रॉप में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स थे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे, तो पॉजिटिव चार्ज अलग अलग लेना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग लेना पड़ेगा, रोकने के लिए, हवा में सस्पेंड करने के लिए। भाई वेट अलग अलग होगा ना हर ड्रॉप का, हर ड्रॉप में इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होगा, अलग अलग एब्जॉर्प्शन होगा तो उन पर चार्ज अलग अलग होगा। चार्ज अगर अलग अलग होगा तो यहां जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अप्लाई करने पड़ेंगे प्लेट में, वो अलग अलग होंगे। अब क्या नतीजा निकाला उसने इससे, उसने लास्ट में जब बहुत सारे पार्टिकल पर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अलग अलग सोच लिए, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि किसी एक चार्ज का मल्टीपल है ये, किसी एक चार्ज का मल्टीपल है। जितना भी चार्ज यहां पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पर हमें अप्लाई करना पड़ता है हर बार, किसी एक नंबर का मल्टीपल है। और वो क्या नंबर आता है, वो आता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आता है। इसका ही मल्टीपल आया हर बार चेक करने पर। यहां से उसने ये भी अपने आप में उसने कैलकुलेशन, और ये भी आप कर सकते हो जब थोड़ा सा चार्जेस का और बाकी सारी चीजों का डिटेल आपको पता चल जाए, तो आप ये भी कर सकते हो इवन। तो उसने जब कैलकुलेशन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल ये आया। मतलब या तो हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करें, या 2 से करें, या 3 से करें, या 4 से करें, जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट से मिलिकन ने अंदाजा लगाया कि यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। दूसरी तरफ थॉमसन ने E/m कैलकुलेट कर लिया था, और यहां इसने E पता कर लिया। तो E/m में E की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो m पता चल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। ये तीन कैलकुलेशन ऐसी थी जिससे एक बिल्कुल नया कंसेप्ट पता चला एटम का, और एटम के बारे में पता चला कि ये पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और ये पार्टिकल जो होते हैं उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इन्वेंट हुआ, और इसका मास पता किया गया, और इस पर चार्ज पता किया गया। मास एंड चार्ज वाले पार्ट का पता चल जाना ये बिल्कुल एक रिवोल्यूशनरी काम था, रिवोल्यूशन था, जिसकी वजह से फिर और एक्सपेरिमेंट किए गए एकदम से इमीडिएट बाद इसके। प्रोटॉन की इन्वेंशन हुई, क्योंकि ये अंदाजा लगाया गया कि जब कोई भी एटम में एक पार्टिकल नेगेटिव है और पूरा एटम न्यूट्रल है, पूरा एटम तो डेविएट नहीं होता, ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना नेगेटिव प्लेट की तरफ, गैस के पार्टिकल तो नहीं होते। लेकिन जब एटम को हम तोड़ देते हैं हाई वोल्टेज पर, तो नेगेटिव पार्टिकल बन रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे। पॉजिटिव पार्टिकल अगर होंगे तो उन पॉजिटिव पार्टिकल को बाद में चल करके बोला गया कि ये प्रोटॉन्स हैं, और इस तरह से प्रोटॉन की इन्वेंशन हुई। तो इनमें जो सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी वर्क था वो इलेक्ट्रॉन का था, क्योंकि शुरुआत हो जाती है, जब अच्छी बिगिनिंग हो जाती है तो आधा काम पूरा हो जाता है। उसके बाद इन्वेंशन की गई प्रोटॉन की, और प्रोटॉन की इन्वेंशन करने के लिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया, इसी कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, कुछ अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी। क्या कैथोड रे ट्यूब? जैसे ये ट्यूब थी, हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, इस ट्यूब में एक कैथोड है, हाई वोल्टेज एनोड। उसने क्या किया, इस ट्यूब का साइज बड़ा किया, और यहां जो कैथोड वाली प्लेट थी इसमें होल्स कर दिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया ही था, देखो थोड़ी देर पहले क्या किया था, यहां इसमें होल किया था। सोचो इसको, यहां होल किया तो ये पार निकल गया मोमेंटम की वजह से। अब इस वाले कैथोड में होल कर दिए गए, और यहां जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी, तो यहां भी चमक आ गई। इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो उल्टा भी चल रहा है, अपोजिट भी चल रहा है, जिसको हमने सोचा ही नहीं। हम तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ को, यानी कैथोड रेज को ही सोचते रह गए। एक और रेज हैं जो एनोड रेज भी हैं, एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं। इनफैक्ट अब बेसिक पर जाओ, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, यहां जो गैस हमने फिल कर रखी है उसका एक एटम है, उसको जब हमने हाई वोल्टेज पर किया तो वो दो पार्ट में टूटा।
इलेक्ट्रॉन का तो हमने पूरा एनालिसिस कर लिया, नेगेटिव पार्टिकल एंड पॉजिटिव पार्टिकल। तो यहां अब दो चीजें हैं, दो पार्टिकल हैं, पॉजिटिव पार्टिकल भी है, नेगेटिव पार्टिकल भी है। नेगेटिव पार्टिकल किधर रन किए? एनोड की तरफ रन किए, तो हमने नाम दे दिया इसको कैथोड रेज। लेकिन जो पॉजिटिव पार्टिकल बचे हुए हैं, वो पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ रन करेंगे, और विजिबल तो ना तो कैथोड रेज हैं ना एनोड रेज हैं, दोनों में से कोई भी विजिबल नहीं है। लेकिन पता कैसे चला इसका? जैसे एनोड में होल करके ये रेज इधर क्रॉस हो गई थी, यहां हमने जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी, इधर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसे यहां कैथोड में होल कर दिए, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स इन होल से पार होकर जाकर के ग्लास वॉल से टकराए। अगर इन ग्लास वॉल पर हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने पर यहां चमक पैदा हुई, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोली जाती है। जैसी फ्लोरोसेंट इधर रखी थी, ऐसे इधर रख दी, चमक पैदा हुई। इसका मतलब है कोई पार्टिकल ये अपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहे हैं, डेफिनेटली उन पर चार्ज ऑपोजिट होगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। अब जब इन पॉजिटिव पार्टिकल्स का हमने सेम एक्सपेरिमेंट किया चार्ज वगैरह लगाकर, तो इनका E/M रेशो अलग आया। दूसरी बात, काम की बात बोलने जा रहा हूं, एक चीज अभी हम फिक्स रखते आ रहे हैं, जो गैस फिल कर रहे हैं वो कौन सी गैस है? कभी हाइड्रोजन भर दी, कभी हमने हीलियम भर दी। भाई गैस तो एक थोड़ी ही है, गैस तो पता नहीं कितनी हो सकती है। इसके अलावा कई बार नियॉन भर दी। जब कोई एक गैस ली हाइड्रोजन, तो एक E/M आया इस वाली साइड, और जब ये हटाकर हीलियम लिया हमने, तो इस वाली साइड जो EM आया वो अलग अलग आया। लेकिन कोई भी गैस लेने पर, चाहे आप हाइड्रोजन लेते हो, चाहे आप हीलियम लेते हो, चाहे आप नियॉन गैस यूज करते हो, यहां ट्यूब में लो प्रेशर पर जो गैस यूज की थी, इस साइड पर जो E/M आया वो हमेशा सेम आया। यानी कैथोड रेस का E/M गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो एनोड रेज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, उनका E/M गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। और कोई मुश्किल बात भी नहीं है इसे समझना। भाई जब आप इसमें हाइड्रोजन भरोगे, तो हाइड्रोजन एटम का मास एंड हीलियम एटम का मास तो अलग अलग होता है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। एक बार मैंने हाइड्रोजन फिल किया, हाइड्रोजन फिल करने पर अब मैंने हाई वोल्टेज कर दिया। हाई वोल्टेज कर देने पर एक प्रोटॉन अलग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल अलग अलग कर दिए थे ना। तो यहां अब क्या है? एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन किधर रन करेगा? इधर। प्रोटॉन किधर रन करेंगे? इधर। हाइड्रोजन की बात खत्म हुई। अब हीलियम आ गया। दूसरी बार हमने क्या किया? हीलियम फिल किया। हीलियम फिल करने पर यहां इस He से न्यूक्लियस हीलियम का, ये दो इलेक्ट्रॉन हीलियम के आउटर शेल में होते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हट गए, दो इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए। यहां पर क्या आया? यहां पर आ गए दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन। ये मास इसका और इस एक प्रोटॉन का मास तो अलग अलग है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आए उनकी अगर गिनती करते हैं हम और एक इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का मास देखेंगे तो सेम आएगा, तो इसका E/m सेम आएगा। लेकिन इसका E/m गैस पर डिपेंड करेगा। गैस जैसे जैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हर गैस में न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो उसका E/m रेशो अलग अलग आता है। तो जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि E/m रेशो पर चलता है। अब मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की आपको बात बताता हूं। अभी मैंने आपको जैसे ब्रीफ किया कि जो कैथोड रेज ही थी, उन्हीं कैथोड रेज को, उसी ट्यूब को हमने परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड करने का मतलब कैथोड जहां से रेज इस गैस से प्रोड्यूस हो रही थी, यहां पर होल्स कर दिए। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे वो इन होल से पार होने के बाद इधर आए, इनको नाम दिया पॉजिटिव रेज। ठीक हो गई बात। अब देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम वाज शोन बाय गोल्डस्टीन। थॉमसन के बाद इसी थॉमसन ट्यूब से एक्सपेरिमेंट किसने किया? गोल्डस्टीन से। उसी को आगे बढ़ाया। ट्यूब वही थी, सेम। ही रिपीटेड द सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब होल्स कर दिए उसने, उसमें परफोरेटेड कैथोड लिया। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वही 1000 10,000 वोल्ट was applied between the electrodes, not only cathode rays were produced but also a new type of rays were produced simultaneously. वही बात मैं बताता आ रहा हूं, एक एटम लिया, उसे तोड़ा, एक पॉजिटिव बना, एक नेगेटिव बना। नेगेटिव को तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, ऐसे तो भूले बैठे हैं अभी। ये किधर दौड़ेगी? ये कैथोड की तरफ रन करेगा। तो ये वही कैथोड की तरफ जो रन कर रहे हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स, यही एनोड रेज हैं, यही पॉजिटिव रेज हैं। और इनको एक और नाम दिया गया, इनको कैनाल रेज भी बोला गया। कैनाल रेज, कैथोड रेज अलग अलग डायरेक्शन में रन करेंगे। पॉजिटिव रेज, एनोड रेज एक ही हैं। पॉजिटिव रेज एंड गोल्डस्टीन रेज किसने प्रोड्यूस कराएंगे? गोल्डस्टीन ने कराई। एक ही बात रहेगी। तो इनको मेन नाम दिया गया कैनाल रेज एंड एनोड रेज। अब ये सारी बात जो मैंने बताई है उसका मैं एक्सपेरिमेंटेशन आपको बता रहा हूं। ये किया इसने, ये पुरानी वही ट्यूब है, इसका आगे वाला पोर्शन जिसमें हमने डिफ्लेक्शन किया था वो शो नहीं किया गया, बस कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना हर बार शो, बस एक पोर्शन शो किया गया। इस पोर्शन को हमने बाकी को स्किप कर दिया। हाई वोल्टेज जब क्रिएट किया गया तो दो पार्ट बने, पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव इधर रन कर गया था ये, अच्छा ये पॉजिटिव इधर आ गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, ये भी ध्यान देना, जैसे जो गलती मैंने की वो आप मत करना। पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को रन करेगी कैथोड रेज के डायरेक्शन ये हो गए। कैथोड रे का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स जब एक्सेलरेट हुए मोमेंटम के साथ, जब यहां परफोरेशन कर दिया, होल्स कर दिए, तो ये पार निकलकर यहां इस ग्लास वॉल से टकराकर चमक पैदा कर रहे हैं। ग्लास वॉल से जब ये टकराई तो रेड ग्लो इन्होंने क्रिएट किया। और जिंक सल्फाइड की प्लेट जब हमने रखी तो शाइनिंग इन्होंने शो की। पॉजिटिव रेज पर चार्ज पॉजिटिव आया, ये बात कैसे पता चलेगी?
वैसे ही जैसे कैथोड रेज का पता चला था, जब हमने पॉजिटिव नेगेटिव दो प्लेट्स यहां रख दी, यहां पर मैं पॉजिटिव प्लेट रख देता हूं, यहां नेगेटिव प्लेट रखता हूं, तो ये डेविएट करती है नेगेटिव प्लेट की तरफ, इस साइड नेगेटिव की तरफ को बेंड कर जाएगी। वही सारे एक्सपेरिमेंट अब रिपीट होंगे। बीच में एक इसके वो रख दिया, एक व्हील रख दिया, यहां उसे घुमा देगा, ये फॉयल रख दी एल्यूमिनियम की, उसे गर्म कर देगा। और यहां अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका शेडो क्रिएट होगा, यहां पर स्ट्रेट पाथ पर चलती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बस एक अंतर आया, और वो क्या था, E/m यहां अलग अलग था। जबकि कैथोड रेज में दुनिया की कोई सी भी गैस आप यूज कर लोगे, कैथोड रेज में E/m सेम आएगा। लेकिन यहां E/m डिपेंड करता है जो हमने गैस फिल की है, क्योंकि ये उस गैस के एटम के न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। हर एक एटम के न्यूक्लियस का मास अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का तो मास, दुनिया के हर इलेक्ट्रॉन का मास एक ही जैसा होगा, लेकिन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का चार्ज, हीलियम के न्यूक्लियस का मास एंड चार्ज, लिथियम के न्यूक्लियस का मास एंड चार्ज अलग अलग आएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम के न्यूक्लियस का मास 4 होता है। इनके E/m भी अलग अलग आएंगे। तो क्या कंक्लूसिव बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो एनोड रेज हैं, एनोड पॉजिटिव रेज, उनका E/m गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। जो कैथोड रेज हैं उनका E/m गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। कोई सी भी गैस यूज करो, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, E/m हमेशा फिक्स आएगा, वही वैल्यू जो हमने लिखी थी। लेकिन एनोड रेज के E/m की वैल्यू गैस पर डिपेंड करेगी। गैस चेंज हो जाएगी, E/m की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस का मास हर केस में अलग अलग आता है। मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा ये हमारा, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन पर अगर ध्यान दोगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता था। बस एक फर्क है कि यहां चार्ज पॉजिटिव है, इसका डेविएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, जबकि जो कैथोड रेज थी उनमें डेविएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा था। तो ये दोनों में बस एक ये अंतर आता है, और इसका मास उसके कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा है। भाई उसका कितने ऑर्डर का आया था, -31 किलोग्राम का आया था, 10 to the raise -31 kg एंड 10 to the raise -27 में कितना अंतर है, लगभग मेरे ख्याल से 10,000 गुना तो है। और मेरा ख्याल इसलिए ठीक है क्योंकि इनके जीरो में अंतर देखो, 4 जीरो का अंतर है। तो यानी प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में लगभग 10,000 गुना भारी होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में लगभग 10,000 गुना भारी है। नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स प्रोटॉन ही इतना हल्का है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल हो। चलिए आज की क्लास में इतना रखेंगे हम। आपका किसी का डाउट कोई है तो पूछ लीजिए। ये हमने एनोड रेज की, और बिल्कुल कैथोड रेज एंड एनोड रेज एक ही हैं, एक फर्क है बस E/m रेशो का, बाकी और कोई अंतर नहीं है। इसको अच्छी तरह से पढ़ना और नोट करके लिख करके पढ़ना।